पता चल रहा है कि ऊपर की जो चीज़ है वो बाद में इस पर लगाई गई है, प्लांटेड है। तो जो नीचे का धरातल है वो अलग है और ऊपर की चीज़ें जो चीज़ बनी हुई है ये निश्चित रूप से अलग है। ऐसा देखने में लगता है कि जो ऊपर की चीज़ है वो शायद सीमेंटेड या सीमेंट जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है जो ऊपर लगाई गई हो, लेकिन नीचे जो शिला है और वो किस रूप में है क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ भी है नीचे और ऊपर में दोनों में अंतर तो स्पष्ट दिखता है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित दर्शन पूजन के लिए जिला अदालत में याचिका डाली गई, जिसके बाद एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई होती है और उसी दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से के वजूखाने से में एक कथित तौर पे शिवलिंग मिलता है। अब हिंदू पक्ष का एक धड़ा ये मांग करता है कोर्ट से कि इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, तो वहीं दूसरा धड़ा ये मांग करता है कि कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए शिवलिंग की। यह आस्था का सवाल है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ बीएचयू के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर अशोक सिंह जी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं इस तरह के मामलों के, और कार्बन डेटिंग को लेकर भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। अशोक सिंह जी, पहले ये बताइए कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है और क्या इस तरह के किसी चीज़ की कार्बन डेटिंग हो सकती है जो शिवलिंग कहा जा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक सवाल है कार्बन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग केवल उन्हीं चीज़ों की होती है जिसमें कभी कोई कार्बन रहा हो, अर्थात कोई भी जीवित चीज़ जिसके अंदर कार्बन होता है जब वो मृत हो जाती है तब उसके बचे हुए अवशेष की गणना करके कार्बन डेटिंग की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हड्डी है, लकड़ी का कोयला है, सीप है, घोंघा है, इन सब चीज़ों में मृत होने के बाद इनका कार्बन डेटिंग किया जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये पुरातात्विक संदर्भ में मिली हुई चीज़ों का ही हम कार्बन डेटिंग करते हैं। अर्थात जब भी कोई कार्बन डेटिंग करने की बात आती है किसी भी वस्तु का, तो उसको पुरातात्विक संदर्भ में अर्थात उत्खनन में, खुदाई में उसको प्रॉपर अपने कॉन्टेक्स्ट में मिलना अनिवार्य होता है। अगर वो चीज़ें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलती हैं तो उसका कार्बन डेटिंग करना असंभव होता है। लिहाजा जहाँ तक बात की आपने किसी के पत्थर या किसी शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की बात की, हमारी जानकारी में ऐसी कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें किसी पत्थर की कार्बन डेटिंग की जा सके, क्योंकि कार्बन डेटिंग 50,000 साल से पहले की चीज़ों की संभव नहीं है और उसी चीज़ की कार्बन डेटिंग की जाती है जो कभी वो चीज़ जीवित रही हो और बाद में मृत होने के बाद उसमें बचे हुए अवशेष की गणना करके कार्बन डेटिंग की जाती है। तो सर, आपका कहना है कि फिलहाल जो पत्थर है या शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग संभव ही नहीं है? मेरा ये मानना है कि अगर उसमें कोई जीवित चीज़ पत्थर में होती नहीं, कभी पत्थर जीवित नहीं होता, तो उसकी कार्बन डेटिंग की संभावना नहीं के बराबर है। अच्छा, तो इसमें अब एक बड़ा सवाल ये होता है, पुरातत्वविद के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन तकनीक से जो उम्र है किसी वस्तु की या किसी शिला की कैसे पता लगाई जा सकती है, क्योंकि ऐसा भी मांग हो रहा है कि जो अन्य तकनीक है पुरातत्व विभाग पुरातत्व के जरिए वो पता चल सके कि किन विधियों से और उसको डिटरमाइन किया जा सके कि आखिर वो कितनी पुरानी है, आखिर है क्या। देखिए, जब भी हमें रिलेटिव डेटिंग हो, दो प्रकार की डेटिंग होती है। एक डेटिंग है जो कि हमारी रिलेटिव डेटिंग है और दूसरी जो है निरपेक्ष तिथि होती है। निरपेक्ष तिथि में सभी वैज्ञानिक विधियां आती हैं और रिलेटिव डेटिंग में हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करके डेट का निर्धारण करते हैं। अब देखा जाए तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी शिलाखंड है जहाँ मौजूद है उसके आसपास के उसके करस्पॉन्डिंग लेयर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, अगर उसमें कोई डेटेबल चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी डेट हम कर सकें तो उसके तुलना के आधार पर करके उसकी डेट की जा सकती है। सर, जैसे कि ये भी हो रही है मांग कि उसके आसपास जैसे अर्गे हैं या जो भी चीज़ें उसको घेरे हुए हैं, अगर उसके जरिए पता या रडार तकनीक के जरिए पता लगाइए। रडार तकनीक भी क्या सर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, रडार टेक्निक जो होती है उसको बोलते हैं GPR, अर्थात ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम। उसके जरिए एक लेजर टेक्निक से ये जियोलॉजिस्ट करते हैं, उसको नीचे ज़मीन के नीचे वो पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से नीचे की संरचनाओं का पता लगाने के लिए GPR टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो अगर यहाँ पर GPR टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए
तो हम इतना तो ज़रूर बता सकते हैं कि वहाँ पर और स्ट्रक्चर किस प्रकार के नीचे मौजूद हैं या नहीं हैं, इनका पता लगाने के लिए जीपीआर टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब वो जीपीआर टेक्निक के जरिए ये पता लगाया सकता है कि कितना प्राचीन या कितना पुरातन ये स्थल या शिला है। देखिए, ये जियोलॉजिस्ट मुख्य रूप से करते हैं जीपीआर सिस्टम। हम लोग पुरातत्व में भी जीपीआर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। अब नीचे की संरचनाओं का जीपीआर टेक्निक के माध्यम से उसका कंप्यूटर पर ले आकर के उनकी स्टडी की जाती है। उसमें किस प्रकार की ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं, उन ईंटों की साइज क्या है, किस किस काल में किस प्रकार की ईंटें बनाई जाती थीं, उसके आधार पर कुछ न कुछ निर्णय निश्चित रूप से निकाला जा सकता है कि ये जो संरचनाएं नीचे मिल रही हैं वो किस काल से संबंधित हो सकती हैं। सर, तमाम तकनीक है, चाहे वो रडार सिस्टम हो, रडार टेक्निक हो, चाहे कार्बन डेटिंग हो, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की विधियों का इस्तेमाल करने के दौरान जो वहाँ पे चीज़ें हैं उसको किसी तरह का नुकसान पहुँचता है? क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा है कि अगर कुछ विधियाँ अपनाई जाती हैं तो वो जो शिलाएँ हैं या कोई भी पत्थर हो या कोई किसी भी धातु की चीज़ हो उसको नुकसान पहुँच सकता है। देखिए, जीपीआर सिस्टम में किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्कुल नुकसान पहुँचाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें वो लेजर होती हैं, किरणें होती हैं जो लेजर बीम के जरिए नीचे भेजी जाती हैं और उनसे किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं के बराबर है। तो अगर जीपीआर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वहाँ के नीचे की संरचनाओं को जानने के लिए, तो उसमें किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं है। कार्बन डेटिंग अगर यहाँ नहीं भी अप्लाई होती है तो भी क्या कार्बन डेटिंग से किसी वस्तु या शिला को नुकसान पहुँचता है सर? कार्बन डेटिंग का तात्पर्य जैसा मैंने बताया आपको कि कार्बन डेटिंग जीवित चीज़ के मृत होने के बाद उसमें से प्राप्त कार्बन के गणना करके की जाती है। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी ऐसी चीज़ का जो कि कहीं पड़ी हो या कहीं पर उपलब्ध हो उसकी कार्बन डेटिंग की जाए संभव नहीं है। जब भी कार्बन डेटिंग करनी होगी आपको उस स्थान का एक्सकेवेशन करना होगा और उससे प्राप्त जो कार्बन की चीज़ें हैं उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्या वो जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, क्या उसका कुछ उसको कुछ नुकसान पहुंच सकता है? उससे कुछ जब सैंपल लिए जाएं तब वो शिला जो मूल स्वरूप है उसको कुछ चोट पहुंचती है, ऐसा कुछ है होता है? नहीं, वहाँ पे मूल स्वरूप का तो कोई संबंध नहीं है कि उसको मतलब किसी प्रकार का टच किया जाए, लेकिन आसपास के क्षेत्र में या वहाँ से कुछ दूरी पर हट करके अगर हम कोई पुरातत्व तात्विक विधि से कोई एक्सकेवेशन कार्य करते हैं और उसके बाद उस एक्सकेवेशन कार्य करने में अगर कोई हमें कार्बन डेटिंग का मटेरियल मिलता है तो उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे, जिससे उसका कोई तात्पर्य नहीं है, ना तो उसका नुकसान पहुंचने की संभावना है। सर, इन तस्वीरों की बात करें जो अभी यहाँ पर हैं, तो क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये शिला अगर है एक सामान्य शिला? देखिए, जो फोटोग्राफ में चीज़ें दिख रही हैं उसके आधार पर तो इतना निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ऊपर की जो चीज़ है वो बाद में इस पर लगाई गई है, प्लांटेड है। तो जो नीचे का धरातल है वो अलग है और ऊपर की चीज़ें जो चीज़ बनी हुई है ये निश्चित रूप से अलग है। ऐसा देखने में लगता है कि जो ऊपर की चीज़ है वो शायद सीमेंटेड या सीमेंट जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है जो ऊपर लगाई गई हो, लेकिन नीचे जो शिला है और वो किस रूप में है, क्या है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुछ भी है नीचे और ऊपर में दोनों में अंतर तो स्पष्ट दिखता है। सर, तो फिलहाल आपका मानना यह है कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है? अगर इसकी जांच करनी हो तो क्या किया जाए? देखिए, इसकी कार्बन डेटिंग की तो संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर इसकी जांच तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र की जांच की जा सकती है। और आसपास अगर कोई ट्रेंचिंग की जाए, कोई ट्रेंच लगाई जाए, तो आसपास के मिले हुए अवशेषों से कार्बन डेटिंग करके या उसके चीज़ों को अलग कौन सी तकनीक सर अपनाई जा सकती है? अब उसके आसपास में जब अगर एक्सकेवेशन कार्य करने की अनुमति होती है कभी भविष्य में और उसके आसपास हम लोग इस विधि को अपनाएं और उसमें कोयला है या अन्य कोई चीज़ है, अन्य कोई मूर्तियां हैं, हड्डी है या अन्य कोई चीज़ है, उसके अवशेषों का अध्ययन करके उसके तुलनात्मक अध्ययन करके और कार्बन डेटिंग के लिए भी अगर सैंपल मिलता है तो उसका अध्ययन करके उसकी डेट की जा सकती है। फिलहाल इस शिला का कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती? शिला की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। सर, एक बार थोड़ा और विस्तार से बताएं, जैसा कि आप कार्बन की मात्रा की बात कर रहे थे, तो क्या होता है ताकि आम लोग, एक कॉमन मैन ले पर्सन इसको समझ सके कि आखिर होता क्या है कार्बन डेटिंग? देखिए, कार्बन डेटिंग के जो खोजकर्ता थे वो एडवर्ड लिबी साहब थे जो अमेरिका के थे। 1949 में इन्होंने कार्बन डेटिंग का ये आविष्कार किया और उन्होंने किसी भी जीवित वस्तु में जब वो समाप्त होती है या मर जाती है तो उसमें बचे हुए कार्बन की मात्रा का आकलन किया। अर्थात लगभग 5730 वर्षों में ये कार्बन की मात्रा आधी रह जाती है उस चीज़ में।
तो अगर कोई ऐसा सैंपल आपको मिलता है जिसमें कार्बन है, तो उस कार्बन का आकलन करने के बाद कितना उसमें कार्बन बचा है, उस आधार पर 5730 आधे का मूल्यांकन करके उसकी डेट निकाली जाती है, जो करीब करीब एक्यूरेट होती है। आजकल एक और बहुत विधि बहुत प्रयोग में आ रही है जो कि बहुत ही एक्यूरेट है, जिसको हम लोग कहते हैं AMS डेटिंग मेथड। इसको कहते हैं एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग मेथड। ये जले हुए अनाज के दानों से डेटिंग की जाती है और जले हुए अनाज के दानों की डेट बहुत एक्यूरेट होती है। तो आजकल AMS डेट बहुत ही प्रामाणिक डेट के रूप में देखी जा रही है। तो अगर आसपास के क्षेत्र से एक्सकेवेशन के माध्यम से हमें जले हुए अनाज के दाने मिल जाएं, तो उसकी AMS डेट करके बहुत परफेक्ट डेट का पता लगाया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ BHU के पुरातत्वविद प्रोफेसर अशोक सिंह जी, जिनका फिलहाल ये कहना है कि कार्बन डेटिंग की विधि तभी अपनाई जा सकती है जब वो चीज़ कभी जीवित हो, तभी उससे कार्बन के नमूने लिए जा सकते हैं और कार्बन की जांच हो सकती है, कार्बन डेटिंग की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो शिला वजूखाने में मिली है उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। अन्य तकनीकों के जरिए, नई विधियों के जरिए और आसपास के पूरे वातावरण की जांच करने के बाद ही उसकी सही उम्र और सही वजूद का पता लगाया जा सकता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।